अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम CS 435 के फाइनल टाइम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ताकि हर आने वाली वीडियो का लेसन लातखीर आपको ऑन टाइम मिल सके। वीडियो नंबर 160 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है क्लाउड प्रीमाइज़ वर्चुअली जो है अनलिमिटेड होते हैं, इसके जितने भी IT रिसोर्सेज होते हैं। और जो सेकंड लाइन है ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। दीज IT रिसोर्सेज आर ऑल टू वर्चुअलाइज बट कांट बी प्रोवाइडेड थ्रू आ सिंगल फिजिकल सर्वर। ये आपने मेमोराइज़ करना है MCQs के लिहाज से। उसके बाद आपके पास हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक जो यूज़ होते हैं क्लस्टर के IT रिसोर्सेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए, वो कौन कौन से हैं ये आपका इंपॉर्टेंट है। MCQs है, वर्क क्लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टास्क स्केड्यूलिंग होता है, डाटा शेयरिंग होता है, सिस्टम सिंक्रोनाइजिंग होता है। ये जो चीज़ें आपने जो इसके नेम है 4 पॉइंट्स आपने मेमोराइज़ करने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और आगे आपके जो क्लस्टर है सर्वर के जो आगे 2 टाइप्स हैं जो कि स्टोरेज को आपस में शेयर नहीं करती, ठीक है। वो है हमारे पास सर्वर क्लस्टर और डेटाबेस क्लस्टर है। सर्वर क्लस्टर क्या होता है कि ये कंसिस्ट ऑफ फिजिकल या वर्चुअल सर्वर के ऊपर जो रिलाई करते हैं, इसको हम कहते हैं सर्वर क्लस्टर। उसके बाद आपके पास है डाटा क्लस्टर का। ये मोस्टली हम यूज़फुल करते हैं एक्टिव जो पैसिव टू पैसिव जो है फेलियर के लिए हम जो है डाटाबेस क्लस्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आपने प्रीवियस पार्ट जो कि एक्टिव टू एक्टिव क्या होता है और पैसिव टू पैसिव क्या होता है। उसके बाद है लार्ज डाटाबेस क्लस्टर, डाटा सेट क्लस्टर। इसमें हम जो लार्ज डाटा सेट होता है उसको पार्टीशन कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उसको रिजॉल्व करते हैं ताकि हमारे लिए या डेवलपर के लिए इजी होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें बग्स वगैरह को फाइंड आउट करना। और इसके बाद है क्लस्टर की आगे एडिशनल टाइप्स होती हैं। ये 2 टाइप्स इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है आपके पास लोड बैलेंस क्लस्टर क्या होता है। इम्प्लीमेंट आ लोड बैलेंसर मैकेनिज्म डिस्कस बिफोर। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्या करता है, जो लोड बैलेंसिंग के मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करवाता है, जितना उसके ऊपर लोड आ रहा है उसको बैलेंस करना, चेक एंड बैलेंस वगैरह। इसके बाद है HA क्लस्टर क्या होता है। इम्प्लीमेंट आ फेल ओवर सिस्टम। जब आपका डिज़ास्टर की वजह से आपका जो सिस्टम है फेल ओवर हो जाता है तो ये चीज़ें जो इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, HA क्लस्टर करवाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम मूव ऑन होते हैं मल्टी डिवाइस ब्रोकर का होता है। मल्टी डिवाइस ब्रोकर दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड टू ट्रांसफर द मैसेज रिसीव फ्रॉम हेटेरोजेनियस डिवाइस ऑफ क्लस्टर कंज्यूमर इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये क्या करते हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे मैसेज जो रिसीव होता है हेटेरोजेनियस डिवाइस से, जो क्लाउड कंज्यूमर होता है उसको क्या करता है कि उस SMS को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सचेंज कर देता है। उससे पहले क्या करता है, ये क्या करता है क्लाउड सर्विस को इन्फॉर्म कर देता है, कन्वे करता है कि आपका ये SMS आया है, फिर उसको क्या करता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सचेंज कर देता है। और हेटेरोजेनियस डिवाइस क्या होती है, हेटेरोजेनियस जो डिवाइस होती है इसको हम यूज़ करते हैं क्लाउड की सर्विस को यूज़ करने के लिए। वो क्या करता है, उनकी जो सर्विसेज होती है उनको ट्रांसफॉर्म करता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। मैंने आपको पहले बताया कि जो मैसेज सेंड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वो क्या करता है रिसीव करने से पहले क्या करता है कि क्लाउड कंज्यूमर जो है हेटेरोजेनियस डिवाइस से रिसीव करता है, फिर इसको क्या करता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको जो है एक्सचेंज करता है। उससे पहले क्या करता है, ये वो क्लाउड को सर्वर को इन्फॉर्म कर देता है कि मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर दिया है। और इसके बाद आपने देख लेना है कि पास इंस्टेंस रेडीमेड इन्वायरमेंट रिक्वायर 3 वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। लाइक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होती हैं आपने जिसके ऊपर काम करना होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मशीन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है क्लाउड मैनेजमेंट का। क्लाउड मैनेजमेंट का आपको पता है कि हमारे पास जो भी क्लाउड की सर्विसेज आ रही होती हैं उन सबको मेंटेनेंस करना, उनकी मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़ें इसके निकल है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है VIMS। इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। स्टैंड फॉर वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग विद द वर्चुअल IT रिसोर्सेज। जस्ट आपने ये याद रखना है कि VIM का क्या काम होता है। ये क्या करता है, क्रिएट करता है और मैनेज करता है जितनी भी वर्चुअल के IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिसोर्सेज है उन सारे सबका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उनको मैनेज करना, उनको क्रिएट करना, उनकी मेंटेनेंस करना, चेक एंड बैलेंस करना, सारा काम किसका होता है, VIM का होता है। इसके बाद ये थ्योरी आपने जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। नेक्स्ट मॉड्यूल है कि SLA एंड बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। SLA मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड फ्यूचर फॉर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। SLA मैनेजमेंट क्या करता है, ये एक सिस्टम प्रोवाइड करता है फ्यूचर जो करता है ताकि हमारे पास SLA को वो मॉनिटर कर सके, उसमें कुछ एरर बग्स वगैरह हों वो चेक कर सके, उनके अंदर मेंटेनेंस कर सके, मैनेजमेंट जो भी करनी है हम कर सकें। नेक्स्ट है आपके पास SLA मॉनिटरिंग एजेंट पीरियडिकली पिंग दी सर्विस टू एवेल्यूएट द डाउन टाइम इफ अकर। ये जो आपका सिस्टम होता है अगर स्लो हो जाता है या उस स्लो होना स्टार्ट हो जाता है या डाउन टाइम आना स्टार्ट हो जाता है, ये क्या करता है कि पिंग्स क्रिएट कर देता है आपके
में, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल के हम मूव ऑन होते हैं कि 121 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लेते हैं अच्छी तरह से। क्लाउड स्टोरेज पोल्स कंसिस्टिंग ऑफ फाइल एंड ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर। क्लाउड जो, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाउड स्टोरेज जो कि किन किन चीज़ों पर कंटेन हो सकती है, ये आपने याद रखना है, फाइल एंड ब्लॉक के ऊपर कंटेन हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि नेटवर्क स्टोरेज जो है वो किन किन चीज़ों पे कंटेन होता है, ये हमारे पास कंटेन होता है रिडंडेंट कनेक्टिविटी के ऊपर होता है, लोड बैलेंसिंग के ऊपर होता है और लिंक एग्रीगेशन के ऊपर होता है। ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने जो कि मेमोराइज रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि रिसोर्स पोल कैन बी डिवाइडेड। अच्छा, वो पूछ सकते हैं कि रिसोर्स पोल होता है वो हम डिवाइड कर सकते हैं, वो किन दो चीज़ों में कर सकते हैं, एक सिबलिंग पोल्स में कर सकते हैं और एक नेस्टेड पोल में कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इनको वन बाई वन देखते हैं कि सिबलिंग पोल क्या होता है, नेस्टेड पोल क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिबलिंग पोल जो है इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी के ऊपर रिलाई नहीं करता, आइसोलेट होता है, ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, यूनिक होते हैं और इसमें जो हमारे पास डिफरेंट आईटी रिसोर्सेज जो यूज़ हो रही होती है, ये हम क्या कहते हैं, सिबलिंग पोल होता है। ये डिफरेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इसके जितनी भी आईटी रिसोर्सेज होते हैं वो सब जो है डिफरेंट यूज़ हो रही होती है। अच्छा, नेस्टेड पोल्स क्या होता है, नेस्टेड पोल जो होता है ये बिगर पोल होता है, सबसे बड़ा पोल होता है। हम इसको क्या कहते हैं, बिगर पोल से हम इसको ड्रॉ करते हैं, फिर बिगर पोल को ही हम ब्रेक डाउन करते हैं, उसको पार्टीशन कर देते हैं, उसके जो हम डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसके जो स्मॉल पीसेज होते हैं वो बन जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड पोल कहते हैं। टू द पॉइंट आपने ये याद रखनी है, हमारे पास बिगर पोल होता है, उसको ड्रॉ करते हैं, फिर हम उसी बिगर पोल से हम उनकी पार्टीशनिंग करते हैं और वो जो पार्टीशनिंग हो जाती है उनको हम उनसे हम क्या करते हैं कि उनकी जो पीसेज हम बना लेते हैं उसको हम कहते हैं नेस्टेड पोल है। ये चीज़ें आपने मेमोराइज़ कर लेनी है। और बाकी आपने नेक्स्ट लेक्चर है मॉड्यूल नंबर 122 है, डायनामिक स्केलेबिलिटी क्या होती है। इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास क्या काम करता है, एलोकेशन जो हमारे पास और होती है डिफरेंट डायनामिक रिसोर्सेज की फॉर्म में, जो रिसोर्सेज पोल होते हैं वहाँ से लेता है। इस प्रोवाइडेड थ्रू डायनामिक एलोकेशन ऑफ वेरिएबल रिसोर्सेज फ्राम द रिसोर्स। जो हमारे पास रिसोर्स पोल से जो भी डायनामिक रिसोर्सेज मुख्तलिफ हो रही होती हैं उनकी जो एलोकेशन हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक स्केलेबिलिटी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है स्केलिंग क्या होती है। हमारे पास जो स्केलिंग होती है ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हो सकती है एंड कैन आल्सो बी थ्रू डायनामिक एलोकेशन, और ये जो हमारे पास डायनामिक रिलोकेशन के थ्रू भी हो सकती है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ASL स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड स्केलिंग लिस्टनर, ये भी आपने मेमोराइज़ कर लेना है। इसके बाद ये थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने एक दफ़ा देख लेनी है, कोई एमसीक्यूज़ के लिहाज से अगर इंपॉर्टेंट है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास मॉड्यूल नंबर 123 है, वर्क लोड डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर क्या होता है। ये क्या कहता है, हमारे पास जो भी वर्क लोड आता है उसको क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसमें इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जस्ट आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। अच्छा, इसके बाद सर्विस लोड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर क्या होता है। द आर्किटेक्चर स्पेसिफिकली यूज फॉर वर्क लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाउड सर्वर। ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि अगर क्लाउड के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क लोड आ जाता है, वो क्या करता है कि वो उस वर्क लोड को डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि वो जो वर्क लोड है वो बैलेंस हो सके। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द क्लाउड सर्विस और डिप्लॉय विद किससे होता है, लोड बैलेंसिंग सिस्टम से होता है डिप्लॉय। एक ये आपने याद रखना, और एक ये बन सकता है लोड बैलेंसर कैन बी इधर डिप्लॉय एज एन एक्सटर्नल मॉड्यूल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने मेमोराइज़ कर लेना है। नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं 124 पे। इसमें हमारे पास है इलास्टिक डिस्क प्रोवाइजनिंग आर्किटेक्चर। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। द यूज़र इज चार्ज ओनली फॉर द कंज्यूम स्टोरेज। हमेशा जो कि कंज्यूमर होता है जितनी भी जो कि हमारे पास स्टोरेज लेता है क्लाउड से, उस हिसाब से उसको चार्जेस पे करता है, ठीक है। जितनी वो स्टोरेज लेगा उतनी ही पैसे चार्ज कर। ये नहीं है कि अगर वो कम स्टोरेज लेता है तो ज़्यादा के पैसे चार्ज करे, ऐसा नहीं है। सेकंड है द टेक्निक ऑफ थिन प्रोवाइजिंग ऑफ स्टोरेज इज़ यूज। हम क्या करते हैं कि स्टोरेज यूज़ करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है थिन प्रोवाइजनिंग की करते हैं। और आप देखते हैं थिन प्रोवाइजनिंग क्या चीज़ होती है। एलोकेट द स्टोरेज स्पेस डायनेमिकली फॉर द VM स्टोरेज VM वर्चुअल मशीन। ये क्या कहता है कि स्टोरेज स्पेस जो है एलोकेट करता है डायनामिकली वर्चुअल मशीन स्टोरेज के लिए। ये किसका काम होता है, ये थिन प्रोवाइजनिंग का काम होता है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है लाइन ये वाली, पे पर यूज़र मॉनिटरिंग ट्रैक एंड रिपोर्ट द ग्रैनुलरी बिल्डिंग रिलेटेड टू डिस्क यूजर। मॉनिटर क्या करता है, चेक करता है, उसको मॉनिटर कर रहा होता है, ये हम इसको कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है 125 है,
ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको मैं करवा देती हूँ इंपॉर्टेंट है। वी एम वर्चुअल मशीन हॉस्टेड ऑन अ फिजिकल सर्वर और मैनेज, ये किससे मैनेज होती है? ये हाइपरवाइज़र से मैनेज होती है। उसके बाद है द फेलियर ऑफ द फिजिकल सर्वर क्रिपल्स द हाइपरवाइज़र एंड देयरफॉर द होस्ट वर्चुअल मशीन आल्सो बिकम अनअवेलेबल, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद है द हाइपरवाइज़र क्लस्टर क्रिएट हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर अक्रॉस मल्टीपल फिजिकल सर्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये एमसीक्यूज़ बन सकता है कि द हाइपरवाइज़र क्लस्टरिंग क्रिएट करता है और हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर जो अक्रॉस किसकी होती है? मल्टीपल फिजिकल सर्वर की होती है। और वी आई एम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है स्टैंड फॉर वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर होता है। अब जो हमारे पास हाइपरवाइज़र क्लस्टर होगी ना, आपका जो सिस्टम है कभी भी क्रिपल्स नहीं करेगा और हमारे पास जो वर्चुअल मशीन होगी वो कभी भी हमारा जो है अनअवेलेबल नहीं होगी, वो 24/7 जो अवेलेबल होगी कि हम उसमें इजली जो काम कर सकें। और ये जो डायग्राम है आप बेशक स्किप कर सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास है 126 है मॉड्यूल, उसमें हमारे पास है कि इट्स बैलेंस द फिजिकल सर्वर यूटिलाइजिंग थ्रू वर्चुअल मशीन माइग्रेशन इन द हाइपरवाइज़र क्लस्टर आर्किटेक्चर एंड अवॉइड अवर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल सर्वर। इसमें हम रोक देते हैं फिजिकल सर्वर सो दैट मज़ीद जो प्रॉब्लम जो क्रिएट ना हो सके। अगर हमारे पास जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं कुछ भी उसमें कोई बाग या कोई आ जाती है कोई चीज़ एरर वगैरह, तो हम क्या करते हैं कि उसको वहाँ पे ही रोक देते हैं ताकि मज़ीद जो कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है क्रिएट ना हो जब भी हमारा कोई सिस्टम जो कि फ़ेल होता है। उसके बाद हमारे पास है मेंटेन परफॉर्मेंस ऑफ सर्वर हॉस्टेड ऑन वर्चुअल मशीन होती हैं। और इसके बाद ये आपने ये देख लेना है कि हमारा जो कैपेसिटी होती है वॉच डॉग या मॉनिटर सिस्टम वो किसके ऊपर कंसिस्ट होती है? ये क्लाउड यूजिंग मॉनिटर पे होती है, लाइव वर्चुअल मशीन माइग्रेशन पे होती है और कैपेसिटी प्लानर के ऊपर होती है। बाकी ये चीज़ें आप स्किप कर देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है मॉड्यूल नंबर 127 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास द रिक्वेस्ट नॉन डिस्ट्रप्टिव सर्विस क्या होती हैं? द रिक्वेस्ट ऑफ सर्विस कंज्यूमर और नॉट प्रोसीड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनअवेलेबिलिटी। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप जब भी कोई सर्विस वगैरह यूज़ करना चाह रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं, आप क्या करते हैं उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, बट उसी टाइम जो मीन टाइम में कोई फेलियर आ जाता है या कुछ भी क्रैश हो जाता है सिस्टम डिज़ास्टर की वजह से, तो आप क्या करते हैं कि उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं कोई भी चीज़ एक्सेस करने के लिए या कुछ भी करने प्रोसेस करवाने के लिए। तो वो क्या करेगा उसी मीन टाइम में फेलियर में क्या करेगा, वो अनअवेलेबल होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको गेट कर सके, उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट जनरेट कर सके। ये हमारे पास क्या कराती है अनअवेलेबिलिटी की वजह से इस तरह होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद आपने ये चीज़ें देख लेनी है एक दफ़ा जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज एमसीक्यूज़ आपने देख लेना है और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें हमारे पास है 128 है, इंपॉर्टेंट है ज़ीरो डाउन टाइम आर्किटेक्चर क्या होता है? डाउन टाइम आर्किटेक्चर फेलियर जब होता है तो फिजिकल सर्वर का वो हमारे पास आता है, जो सर्विस होती है वो हम क्या करते हैं कि वर्चुअल मशीन पे उन्हें अनअवेलेबल कर देते हैं। अच्छा, इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ज़ीरो डाउन टाइम आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्या चीज़ है जिसकी हेल्प से वर्चुअल मशीन को हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे फिजिकल सर्वर पे विदाउट एनी इंटरप्शन। ये एमसीक्यूज़ आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो हमारे पास क्या कहलाती है कि हम जो हैं वो हमारे पास ज़ीरो डाउन टाइम आर्किटेक्चर कहलाता है। ये आपने चीज़ जो है कि मेमोराइज रखनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन आएगा कि वो क्या चीज़ है जिसके हेल्प से आप वर्चुअल मशीन को ईज़िली जो है कि शिफ्ट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी पे विदाउट एनी इंटरप्शन, किसी भी और चीज़ की मुदाखलत के बगैर। तो वो आपके पास ये कहलाती है ज़ीरो डाउन टाइम आर्किटेक्चर कहलाती है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है वर्चुअल मशीन जो रिक्वायर होती है स्टोरेज शेयर करने की, वो क्या चीज़ें हैं? एक आपके पास क्लाउड यूजेज मॉनिटर है, लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर्स हैं, आपके पास रिसोर्स क्लस्टर ग्रुप्स होते हैं, इसमें रिसोर्स एप्लीकेशन होती हैं। उसके बाद जो क्लाउड की बैलेंसिंग करने के लिए आर्किटेक्चर कौन से होते हैं वो आप इनके नेम याद कर लीजिएगा। परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी है, आईटी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग है। ये चीज़ें आपने मेमोराइज कर लेनी है। उसके बाद आपके पास 129 में एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स जो सिचुएशन होती है वो किस तरह आपके पास आती है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट जो सिचुएशन है वो किस तरह आती है जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं या आस-पास शेयर कर देते हैं तो उसकी जो हमारे पास वर्किंग शेयर हो जाती है। जिस तरह आप देखें आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप हॉटस्पॉट शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के या कोलीग्स के बिटवीन जो कि 2 या 3 जो आपके फ्रेंड में, तो क्या होगा कि आपका जो इंटरनेट है वो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। ठीक है, नेट की स्पीड जो है कि डाउन हो जाएगी, वो सही से वर्क नहीं करेगा। जितनी आप ज़्यादा जो है
जो डाटा शेयर करेंगे लोगों के दरबार, इतना ही आपका जो नेट की जो परफॉर्मेंस होगी वो कम हो जाएगी। इसी तरह सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी है कि जितनी ज़्यादा आप रिसोर्सेज जो ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कंस्ट्रेंट कहते हैं। इसके बाद आपने ये मेमोराइज़ करना है कि इफ़ ईच कंज्यूमर कैन बी एश्योर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ अ मिनिमम वॉल्यूम ऑफ, ये आपने 3 नेम मेमोराइज़ करना है। सिंगल IT रिसोर्सेज है, पोर्शन ऑफ एन IT रिसोर्सेज है, एंड मल्टीपल IT रिसोर्सेज। IT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आपने मेमोराइज रख लेना है। इसके बाद है 130 मॉड्यूल नंबर डायनेमिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी आर्किटेक्चर। फेलियर का डिटेक्शन का मतलब है कि आपके पास कोई भी फेलियर आ सकता है, किसी भी आपका जो सिस्टम क्रैश हो सकता है, डिज़ास्टर की वजह से आ सकता है। आपने क्या करना है, उसको डिटेक्ट करना होता है, उसके बाद आपने उसको भी रिकवर करना होता है जो आपके। इसके बाद इट मे बी पॉसिबल टू डिटेक्ट एंड एनकाउंटर सम फेलियर इन क्लाउड एनवायरनमेंट इफ देयर इज़ एन ऑटोमेटेड सिस्टम विद फेलियर डायग्नोसिस एंड सॉल्यूशन सिलेक्शन इंटेलिजेंस। आप क्या करते हैं कि आपके क्लाउड में या सिस्टम में कोई भी डिज़ास्टर की वजह से कोई फेलियर आ सकता है, कुछ बग्स वगैरह की वजह से आपके पास जो सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली जो है उस फेलियर को डायग्नोसिस करते हैं, चेक करते हैं कि ये जो फेलियर है किस वजह से आया है और ये इशू क्यों क्रिएट हुआ है। तो आपके जितने भी सिस्टम होते हैं वो इतने जो इंटेलिजेंस होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो हैं डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको फिर रिकवर भी कर देते हैं। उसके बाद ये आपने याद रखना है, द रेजिलिएंट वॉचडॉग मॉड्यूल परफॉर्मेंस द फॉलोइंग 5 कोर फंक्शन। 5 कोर फंक्शन जो हैं वॉचडॉग रेजिलिएंस के कौन से हैं, इसका आपने याद रखना। मॉनिटरिंग है, आइडेंटिफाई, पहले वो क्या करता है, उस चीज़ को मॉनिटर करता है, आइडेंटिफाई करता है कि बग्स वगैरह कहाँ पे हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको रन करता है, उसके बाद फिर वो रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं। 131 है कि इसमें आपने ये जस्ट MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आते जो मैंने हाईलाइट की हुई, ये जस्ट आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेने हैं। और 132 के अंदर आपके पास द प्रोवाइजनिंग क्लाउड IT रिसोर्स कैन बी ऑटोमेटेड टू, अच्छा प्रोवाइजनिंग क्लाउड होता है, IT रिसोर्स होता है, ये ऑटोमेटिकली रिसोर्स जो हैं इसमें इसकी क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं या ये क्या काम करता है। सबसे बड़ी चीज़ है ये टाइम को सेव करते हैं, जो ह्यूमन होते हैं उसके रिलेटेड जो एरर्स आते हैं, कोई बग्स वगैरह आ जाते हैं, उनको कम कर देता है और उसकी जो थ्रूपुट होती है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको क्या कहते हैं, एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये क्या किसका काम है, प्रोवाइजनिंग क्लाउड IT रिसोर्सेज का है। इसके बाद द रैपिड प्रोवाइजनिंग आर्किटेक्चर हैज़ अ सेंट्रलाइज कंट्रोल मॉड्यूल जो कम्प्लीमेंटेड बाय, जो आपके पास सेंट्रलाइज कंट्रोल मॉड्यूल है ये किसके ऊपर कंसिस्ट करता है, किसके ऊपर रिलाई करता है, ये 3 चीज़ों पे। एक सर्वर टेम्पलेट के ऊपर करता है, सर्वर इमेजेस के ऊपर करता है और एप्लीकेशन एंड पास पैकेजेस के ऊपर करता है। जो आपके पास सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन एनवायरनमेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं ये चीज़ें इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। ये हम इसको क्या कहते हैं, ये रैपिड प्रोवाइजनिंग जो आर्किटेक्चर है ये उसकी जो कम्प्लीमेंट है ये उस इनके तरीके किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने मेमोराइज रख लेनी है। उसके बाद हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 133 है। इसमें आपके पास है स्टोरेज वर्कलोड मैनेजमेंट आर्किटेक्चर है कि लॉजिक यूनिट नंबर इज़ अ लॉजिकल ड्राइव दैट रिप्रेजेंट अ पार्टीशन ऑफ ए फिजिकल ड्राइव। जो लॉजिकल नंबर यूनिट जो है लॉजिकल ड्राइव हैं ही बनाती हैं। फिज़िकल ड्राइवर के कितने पार्ट्स हैं, आपके कितने उसके जो पार्टीशनिंग होंगी वो बनेगी, ये कौन बनाता है, ये लॉजिकल यूनिट नंबर होते हैं वो बनाते हैं। और स्टोरेज जो कैपेसिटी सिस्टम होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूट द लॉजिकल यूनिट नंबर ड्राइव्स, तो ये कहाँ से किए जाते हैं, एडिशनल मॉड्यूल से किए जाते हैं, क्लाउड यूजर मॉनिटर से किए जाते हैं, लोड बैलेंसर से किए जाते हैं और लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर से किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास MCQs आ सकता है कि इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिकल यूनिट नंबर ब्लैंक द क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, ये किसके ऊपर अक्रॉस द क्लाउड स्टोरेज डिवाइस के ऊपर करता है। ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। और इसके बाद ये चीज़ें आपने जैसे MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट करनी, एक दफ़ा मेमोराइज करनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। स्टोरेज कैपेसिटी सिस्टम आइडेंटिफाइज अ लॉजिकल यूनिट नंबर ब्लैंक, तो ये क्या करती हैं कि उसको माइग्रेट कर देती हैं एक सिस्टम से या एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में, उसको जो क्या माइग्रेट करवाते हैं उसको बोलते हैं। और ये चीज़ आपके जो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लेनी है कि देन आपने देख लेना है, इसमें और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा 134 है डायरेक्ट इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर क्या होते हैं, ये चीज़ आपने मेमोराइज रखनी है इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से। द वर्चुअल मशीन एक्सेस वेरियस फिजिकल इनपुट आउटपुट सर्किट्स कार्ड द होस्टिंग फिजिकल सर्वर थ्रू द हाइपरवाइजर, दिस इज़ कॉल्ड IP। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम वर्चुअल मशीन जो एक्सेस कर रहे होते हैं डिफरेंट फिजिकली इनपुट आउटपुट जो हमारे पास सर्किट्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, तो उनको जिसकी हेल्प से जिसकी जो मदद से हम आस्ट करते हैं फिजिकल सर्वर को विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर। ये चीज़ आपने एक दफ़ा जस्ट गो थ्रू कर लेनी है, इतनी इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से ही है।
और मॉड्यूल नंबर 135 है डायनेमिक डाटा नॉर्मलाइजेशन आर्किटेक्चर क्या होता है। जो हमारे पास प्रॉप वगैरह आ जाती है उनके अबाउट है, क्या कहता है कि इंक्रीज़, ये क्या कहता है उसके जो टाइम स्टोरेज टाइम है उसको इंक्रीज़ कर देता है, बैकअप करता है, डाटा को कॉपी करता है। उसके लिए हमारे पास थोड़ी सी स्टोरेज ज़्यादा रिक्वायर होती है उसको बैकअप के लिए, और ये थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है क्योंकि हमने उसको डाटा स्टोर के लिए जो स्टोरेज भी रिक्वायर करनी होती है। और डाटा सिंक्रोनाइजिंग इशू आ जाता है, डाटा को हम सिंक्रोनाइज करते हैं, कोई इशू वगैरह आ जाता है उसको उनको रिजॉल्व करने के, ये चीज़ें जो है कि इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि क्लाउड में जो जो प्रॉब्लम्स आती है वो कौन कौन सी हैं। तो ये आपके 5 मार्क्स है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके पास है कि 136 है, ये जस्ट आपने एज आ एमसीक्यूज़ के तौर पे आपने देख लेना है, बाकी इतना कोई ख़ास इसमें कोई चीज़ नहीं है आपको बताने वाली है। और मॉड्यूल नंबर 138 है इंट्रा स्टोरेज डिवाइस वर्टिकल डाटा स्टोरिंग आर्किटेक्चर क्या होते हैं। रिक्वायर when there are security and are legal constraint regarding data monitor across different storage device। जब हमारे पास सिक्योरिटी या उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं या रिक्वायर होती है तो हम क्या करते हैं कि लीगल कंस्ट्रेंट को यूज़ करते हैं डाटा को मिग्रेट करवाने के लिए, ताकि कोई भी थर्ड पर्सन या इलीगल पर्सन जो है कि उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सके। और डाटा स्टोरेज इज़ अवर लॉजिकल यूनिट नंबर में हम करवा सकते हैं। और दिस इज़ द इम्प्लीमेंट ऑफ वर्टिकल स्केलिंग कैपेबिलिटी ओवर अ सिंगल क्लाउड स्टोरेज डिवाइस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आपने चीज़ें देख लेनी, एमसीक्यूज़ क्लास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है 139 मॉड्यूल है लोड बैलेंस से वर्चुअल स्विच आर्किटेक्चर क्या होते हैं। जब भी हमारे पास कंज्यूमर अगेन रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उस चीज़ को रिक्वेस्ट करता है कि ये चीज़ एक्सेस करनी है, तो उसकी जो रिक्वेस्ट होती है हम क्या करते हैं डिले कर देते हैं, उसकी पेंडिंग में लगा देते हैं, क्यू में लगा देते हैं। वो क्या करता है जो डिले किया जा रहा है, जो पैकेट्स हमारे पास जो लॉस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्क कंजेशन, फिजिकल लिहाज पे नेटवर्क कंजेशन हो रहा है, तो आप क्या करते हैं कि अप लिंक जो हो रहे होते हैं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, कंज्यूमर को डिले मिल जाता है। टू द पॉइंट चीज़ ये है कि जब भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं उस चीज़ को अगेन गेट करने के लिए, तो आपके पास क्या होता है जो आपकी जो रिक्वेस्ट डिले हो जाती है वो इसलिए डिले होती है क्योंकि आपका पास कोई डिज़ास्टर की वजह से या फेलियर की वजह से आपका जो है कि कोई भी सिस्टम जो है इसमें कोई तरह का एरर आ जाता है, तो इसलिए फिर जो है कि आपका जो सिस्टम है वो डिले में चला जाता है। अच्छा, इसमें आप आ सकता है कि बाय यूजिंग लिंक एग्रीगेशन टेक्निक नेटवर्क ट्रैफिक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मल्टीपल फिजिकल अपलिंक। सब प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं कि ओवरकम करने के लिए हम कुछ डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एग्रीगेशन कहते हैं। लिंक ये होता है कि लिंक एग्रीगेशन का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि आप जब भी कोई भी चीज़ गेन गेट करते हैं तो आपकी जो पटिशन है वो क्या होती है कि वो क्यू में लग जाती है, डिले में लग जाती है। वो इस वजह से लगती है क्योंकि आपके सिस्टम में कोई क्रैश आ सकता है, कोई फेलियर आ सकता है, कुछ पहले से जो एप्लीकेशन या कोई भी डाटा ट्रांसफ़र होता है, तो ये क्या करता है कि इन प्रॉब्लम्स आपको कम करने के लिए हम क्या करते हैं लिंक एग्रीगेशन का यूज़ करते हैं। मॉड्यूल नंबर 140 में आपके पास मल्टी पार रिसोर्स एक्सेस आर्किटेक्चर है। इफ़ द लिंक टू शेयर स्टोरेज फेल्स ऑल द वर्चुअल मशीन जो कि क्रैश हो सकती है। अगर हम जो स्टोरेज शेयर करते हैं क्या कहते हैं अगर वो फेल हो जाता है या कोई क्रैश हो जाता है उसकी वजह से हमारे पास वर्चुअल मशीन जो है कि वो ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कॉलिंग फॉर फेलियर सिस्टम मे टेक अ सम टाइम इफ़ देयर आर मल्टीपल वर्चुअल मशीन executing the failure system when the physical server has not crashed is expensive। और इसके बाद आपके पास आ सकता है 141 में persistent virtual network configuration architecture। जब हम VM को एक सर्वर से दूसरी सर्वर में हम जब इसको मिग्रेट करवाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि सेम पोर्ट जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती, कि जब भी हमने एक क्लाउड से उसको दूसरे क्लाउड में हमने कोई डाटा को मिग्रेट करवाना है वो क्या होगी कि वो उसकी जो पोर्ट होगी वो अवेलेबल नहीं रहती कि हम जो कि उसको जो कि मिग्रेट करवा सकें। ये बाकी जो चीज़ें जो है आपने जैसे एमसीक्यूज़ के लिहाज से देख ली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 142 में एक आपकी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इफ़ द प्राइमरी डिवाइस फेल द ब्लैंक क्या हो सकता है सेकेंडरी डिवाइस जो कि आपकी टेक ओवर कर सकती है वो भी क्रैश हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपने मेमोराइज कर लेनी है। और बाकी ये आपने देख लेना है कि सेकेंडरी जो NSC है डजंट फॉरवर्ड एनी पैकेट ऑल तो इट रिसीव पैकेट फ्राम द वर्चुअल मशीन टिल द प्राइमरी NSC फेल। अगर आपका जो NSC है वो फेल हो जाता है, आप जो कि वर्चुअल मशीन से पैकेट जो है उस वक्त तक जो है कि रिसीव नहीं कर सकती जब तक NSC आपके पास जो कि फेल होता है। और मॉड्यूल 143 में आपके पास एक लाइन इंपॉर्टेंट है
कि वंस द डाटा इज़ मिग्रेटेड द प्राइमरी डिवाइस इज़ मेड अनअवेलेबल। जब आपके पास डाटा मिग्रेट होता है तो प्राइमरी डिवाइस जो है कि वो अनअवेलेबल हो जाती है, और सेकेंडरी डिवाइस सर्वर द डाटा रिक्वेस्ट इवन ड्यूरिंग मिग्रेशन, और सेकेंडरी डिवाइस जो है कि रिक्वेस्ट करती है कि जो हम जब डाटा हम मिग्रेट करवा रहे होते एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। और 144 में क्लाउड फेडरेशन है, ये आपने जैसे एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। अच्छा, इसमें 145 में आपके पास जस्ट इंपॉर्टेंट है कि शॉर्टेज या कंजेशन क्या होती हैं। इफ़ अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कांट मीट द रिक्वेस्ट डेडलाइंस दैट इट एक्सपीरियंस रिसोर्स इज कॉल्ड, ये स्टोरेज या कंजेशन आ जाए। ये इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज़ है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपने याद रख लेना है। इसके बाद एक आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फेडरेशन जो क्लाउड की वो कौन कौन सी होती हैं। ये एक हॉरिज़ॉन्टल हो सकती हैं, और इसमें क्लाउड सर्वर कौन कौन से आ सकते हैं, आस आ सकता है, पास आ सकता है, एंड सास आ सकता है। ये आपके पास हॉरिज़ॉन्टल एक्सपेंडेड होते हैं। और इसमें आपके पास वर्टिकल फेडरेशन है, ये आपने क्यूज़ की क्लास में देख लेना है कि क्लाउड प्रोवाइडर ए फॉर एग्जांपल मे आस्ट आसास पास इंस्टेंस ऑफ अनदर प्रोवाइड बी और इट्स ऑन आस टू फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोवाइडर है। ये चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद आपसे एमसीक्यूज़ आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेडरेशन जो कि कैन आल्सो बी, ये क्या हो सकती है, हाइब्रिड हो सकती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद 146 में आपके पास आता है ब्रोकर क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस बाय पर्सन और इंडिविजुअल, इसका जो भी आके जो कि परफॉर्म करते हैं कुछ भी चीज़, आप जो कि इंस्ट्रक्शन वगैरह या कुछ भी चीज़ आप परफॉर्म करते हैं इंडिविजुअली करते हैं या पर्सन बाय पर्सन के डिफरेंट जो कि कंज्यूमर के से करवाते हैं, ये आपके पास ब्रोकर कराती है। एक्टिंग इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन द कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर क्लाउड सर्विस होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। दिस प्रोसेस इंडिपेंडेंट अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, ये क्या होती है, ये प्रोसेस कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। और आपके पास जो ब्रोकर होता है वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, ये आपको होता है 3, एक API एंड GUI करता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस करता है, और एनक्रिप्शन एंड डाटा ट्रांसफ़र एंड मैनेजमेंट असिस्टेंट करता है, और एडवाइजर सर्विस टू द कंज्यूमर फॉर इम्प्रूविंग द यूज़ एंड बेनिफिट ऑफ क्लाउड। और ये जो एडवाइस भी प्रोवाइड करता है कि कंज्यूमर को कि आपने जो कि क्लाउड के जो है उसके किस तरह बेनिफिट को गेट करना है, उसको किस तरह इम्प्रूव करना है, ये चीज़ें करता है। 147 में आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनके नेम में क्लाउड सर्वर के क्या है, आस पास सास है, ये चीज़ याद रखनी है। और जो कि आपके पास आ सकता है कि IaaS के जो कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ये वर्चुअल मशीन है, क्लाउड स्टोरेज है, और उसके बाद ये कौन कौन सी जो कि ऑफर इसके साथ जो कि करता है प्रोवाइड, ये OS ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, RAM करता है, CPU करता है, और स्टोरेज करता है। इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्लैंक ऑफ वर्चुअल मशीन कैन बी ओकेजनली टेकन फॉर फेलियर एंड रेप्लिकेशन पर्पस, ये क्या होते हैं, स्नैपशॉट्स होती हैं। ठीक है, ये चीज़ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये आपके पास आते हैं क्लाउड रिसोर्स पोल्स एंड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम जो कि सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ब्लैंक एक्सेस आर्किटेक्चर यूज टू प्रोवाइड रिलायबिलिटी, ये क्या करता है कि मल्टी पाथ रिसोर्स करता है। और क्लाउड जो कि सिक्योरिटी कौन कौन सी हैं, इंक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन सिस्टम है, जो कि हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि क्लाउड की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। 148 हमारे पास है क्लाउड प्रोवाइडर एंड पर्सपेक्टिव अबाउट पास क्या होता है। आस और पास में आपने डिफरेंट याद रखना है कि आस में आप कंज्यूमर की मर्ज़ी से चाह रहे होते हैं, जो वो डिमांड करते हैं आप उनको फुलफ़िल करते हैं। और पास में क्या करते हैं कि आप इसमें जो एप्लीकेशन होती हैं वो डेवलपर अपनी मर्ज़ी से डेवलप करता है, वो किसी भी कंज्यूमर से जो कि इंस्ट्रक्शन नहीं लेता। पास इंस्टेंस क्या होता है, हायर बाय डेवलपर वांट टू डेवलप क्लाउड एप्लीकेशन। पास क्या करता है कि ये डेवलपर से यार करता है जो कि वो अपनी एप्लीकेशन है उसको जो कि बनवाने के लिए, जिस तरह वेबसाइट्स हो गई, एप्लीकेशन हो गई, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ये चीज़ें करवाने के लिए हम पास जो है कि डेवलपर हायर करते हैं। उसके बाद आपके पास आता है कि स्केलेबिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड टू एन ओवरलोड एप्लीकेशन ऑन द रिकमेंडेशन एंड बजट ऑफ द पास कंज्यूमर जो है कि बजट जो कि पास करते हैं स्केलेबिलिटी को परचेज़ करने के लिए खुद कंज्यूमर, जो कि हम जो है कि अगर कोई एप्लीकेशन है पहले से ऑलरेडी बनी हुई है तो हम क्या करते हैं उसको गेट करने के लिए बजट वगैरह जो कि पास करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसका आपने एब्रीविएशन याद रखने है। सास स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एज सर्विस होता है, पास स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म एज सर्विस होता है, और IaaS का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने मेमोराइज रख लेनी है। उसके बाद 149 क्या आपके पास आ सकता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इसमें और यूनिक फ्राम पास एंड पास इंपॉर्टेंट है, ये यूनिक होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड
पास से और ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ कंकरेंट यूज़र से। और ये सेकंड लाइन आपके पास आ सकती है। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस क्या होते हैं, ये हम आराम से इसमें वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी एरर, ठीक है। और ये क्या करता है कि आईटी जो कि सर्विस इट प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस, ये क्या करता है कि एक तो बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, साथ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज जो होते हैं। और हम जो है कि इम्प्लीमेंट करवाते हैं मीडियम, इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं सॉफ्टवेयर में, मोबाइल ऐप होती हैं, रेस्ट सर्विसेज होती हैं, वेब सर्विसेज होती हैं, जो चीज़ें हम जो कि सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करवाते हैं ये चीज़ें आप इसमें आ सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने मेमोराइज़ करनी है। और मीडियम आल्सो प्रोवाइड API कॉल द एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल कौन से आ सकती है, एक्सक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट सर्विस जो हम करते हैं, जो पेपाल हो गया, उसके बाद गूगल हो गए, मैप हो गए, ये सब चीज़ें किस में आ सकती हैं कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने मेमोराइज़ करनी है, बाकी चीज़ें आपने जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। और 150 क्लाउड कंज्यूमर पर्सपेक्टिव अबाउट आस्क में है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आस्क कंज्यूमर जो इंक्लूड होते हैं, इसमें स्केलेबिलिटी होती है, लाइफ साइकिल वर्चुअल मशीन के होते हैं, पहली सेटिंग होती हैं, क्लाउड स्टोरेज अटैचमेंट होती है, SLA मॉनिटरिंग होती है, ये चीज़ें आपने जस्ट एक दफ़ा देख लेनी है। और अब आ सकते हैं हमारे पास कंज्यूमर जो रिसीव करता है क्या क्या चीज़ें, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज़, क्लास लाइब्रेरीज़, फ्रेमवर्क्स, API, डेटाबेसेस, क्लाउड एमुलेशन एनवायरनमेंट होती हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके पास आ सकता है कि द कंप्लीटेड एप्लीकेशन आर, ये किसी होती हैं डिप्लॉयड टू क्लाउड से। और द ब्लैंक ऑफ द पास कंज्यूमर इंक्लूड द कंट्रोल ऑफ, जो हमारे पास होता है कंज्यूमर का, उसका जो कंट्रोल किसके पास होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, जो राइट्स होते हैं उनके पास होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है। और इसमें आपके पास ये जो कि आ जाते हैं इसके इंस्टेंस, जो आपके पास पॉइंट्स हैं, लॉगिन मैनेजमेंट होती है, चूजिंग द टूल्स होते हैं, आपको क्लाउड स्टोरेज होती हैं, IT रिसोर्स की जो कॉस्ट होती है, डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक स्केलिंग होती है, उसके बाद SLA मॉनिटरिंग होती है। क्लाउड कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अवसास जो डिप्लॉय आर कम्प्लीमेंटेड बाय किससे होती है, API से। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और API जो है कॉल्स एनेबल द वाइड स्प्रेड ऑफ द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज इनटू वेब पेज एंड एप्लीकेशन, ये क्या कहता है कि API एनेबल करता है कि वाइडली जो है कि हम वेब पेज हो गए, एप्लीकेशन हो गई, उनको जो कि यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स होते हैं, ये आप ऑल ओवर द वर्ल्ड आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी जाना हो तो। फ्यू रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन जो है कि कंट्रोल की किससे की जाती है, कि साथ कंज्यूमर से की जाती है। ये इसके पॉइंट्स कौन से हैं, यूजर कॉस्ट कंट्रोल है, SLA मॉनिटरिंग है, सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस है। अच्छा आप देखें ना, मैंने आपको सास पास और एक और टॉपिक से आपको पढ़ाया, जो रीड आउट करवाया ना, आपने इस तरह करना है कि इन 2-3 जो आपके पास मेन टॉपिक्स हैं, आपने इनकी जो बिटवीन डिफरेंस था आपने जस्ट मेमोराइज़ कर लेना है एक दफ़ा, इनकी जो कि आपने फिगरेशन कर लेनी है कि इनकी जो डिफरेंस का, ठीक है। जस्ट आपने ये कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जो है कि थ्योरी में बताई गई हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी इंशाल्लाह आपको बेस्ट एग्जाम हो जाएगा, राइट। अच्छा अब हम जो है कि मॉड्यूल नंबर 153 में मूव ऑन होते हैं। द टर्म ब्लैंक रेफर टू ब्लैंक्स जस्ट एज ब्लैंक इज़ रिकॉर्डेड ऑफ नेटवर्क, ठीक है। ये चीज़ आपके पास एमसीक्यूज़ में आ सकती है। द टर्म ऑफ रेफर टू क्लाउड ऑफ क्लाउड, ये क्या करती है, इंटर क्लाउड करती है। और इंटरनेट इज़ रिकॉर्डेड नेटवर्क टू नेटवर्क होगा तो आपको इंटरनेट कराएगा, और क्लाउड टू क्लाउड होगा तो इन क्लाउड कराएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बाकी चीज़ आप स्किप कर दें, जस्ट एमसीक्यूज़ के लिहाज से अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट। और मॉड्यूल नंबर 154 में आपके पास आ सकते हैं क्लाउड कास्ट मैट्रिसेस एंड प्राइसिंग मॉड्यूल्स हैं। इसमें आपने इनके जस्ट जो कि पॉइंट है मेमोराइज़ कर लें। बिजनेस कास्ट मैट्रिसेस आती हैं इसमें, और इसमें अप फ्रंट कास्ट है, ऑन गोइंग कास्ट है एंड एडिशनल कास्ट है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है, ये क्या होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लेनी है। और इसके नेम भी आप मेमोराइज। एडिशनल कास्ट में आके आपके पास इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ कास्ट ऑफ कैपिटल्स होती हैं, और संक कास्ट होती है, इंटीग्रेशन कास्ट होती है, लॉक इन कास्ट होती है, ठीक है। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत कम है, और इसलिए ये इतनी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप गो थ्रू करते हैं तो आपको इजीली जो है अंडरस्टैंड हो जाते हैं। लॉक इन कास्ट क्या होती है कि जो आपके पास न्यू सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एरर वगैरह उसमें आ जाता है, कुछ बग्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि हम जो कि कोई भी डेवलपर होता है उसको हायर करते हैं, उसको फिर पैसे देकर हम जो है उसमें बग वगैरह को सही करवाते हैं। इंटीग्रेशन क्या
होती है द टाइम एंड लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट क्लाउड। ये हम जो कि टाइम इसमें रिक्वायर होता है, जो लेबर की कॉस्ट होती है ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है कि अपने जो क्लाउड के जो सोल्यूशन होते हैं उनको इंटीग्रेट करवाने के लिए इंटीग्रेशन कॉस्ट करवाती है। संक कॉस्ट क्या होती है, दीज आर द कॉस्ट ऑलरेडी स्पेंड बाय ऑर्गेनाइजेशन और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। संक कॉस्ट वो होती है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, अपने क्लाउड सिस्टम का जितना भी सर्वर हो गए, उसके बाद मॉनिटर ए टू दी सब चीज़ें जो है वहाँ पे गेट करती है, वहाँ पे जो कि कॉस्ट स्पेंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, संक कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसको कहते हैं। आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर पड़े होते हैं, सर्वर होते हैं, ए टू जी वाईफाई, ए टू जी जितनी भी वहाँ पे कास्ट कंज्यूम हुई होती है उसको हम बोलते हैं कि संक कॉस्ट है। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। और मॉड्यूल नंबर 155 में हम देखते हैं, इसके बाद हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 155 है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें हम देख लेते हैं नेटवर्क यूजेज क्या होता है। कम्युलेटिव आर सेपरेट ऑफ ऑल आउटबाउंडेड एंड इनबाउंडेड नेटवर्क ट्रैफिक एंड बाइट्स ओवर द मॉनिटरिंग कास्टिंग में भी कम्युलेट आर सेपरेट इनबाउंड एंड आउटबाउंड। ठीक है, इसमें मे आल्सो बी बेस्ड अपॉन द स्टैटिस्टिक आईपी एड्रेस यूजेज एंड नेटवर्क ट्रैफिक प्रोसेस बाय वर्चुअल फायरवॉल होती है। फायरवॉल को मैं आपको बता देता हूँ, ये एमसीक्यूज़ के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल वो होती है कि जो भी हम लाइक अपने कंप्यूटर में लाइक मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको बेसिक जो कि फिक्रेशन हो। जिस तरह आपके पास होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उसमें आप जो कि फायरवॉल ऐड करते हैं कि क्विज़ करने के। ठीक है, तो फायरवॉल का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि आपके पास फायरवॉल का पर्पज़ ये होता है कि आपके पास जो भी जो अनऑथेंटिक चीज़ें वायरस वगैरह जो आने से आपको ये क्या करती हैं कि उनको वहाँ से रोक लेती है। ठीक है, ये फायरवॉल का बेसिक पर्पज़ होता है। और वर्चुअल मशीन यूजेज क्या होता है, वीएम में हम कितने जो के कनेक्शन को बना सकते हैं, कितनी जो मेमोरी जो इसमें यूज़ होती है, ये इसको कहते हैं। और रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन एंड द यूजेज ऑफ एलोकेट वर्चुअल मशीन कैन बी स्टैटिस्टिक कॉस्ट पे पर यूज़ होती हैं। अच्छा, इसमें आपके पास इंस्टेंस कौन से आ सकते हैं, 5 क्लाउड स्टोरेज डिवाइस यूजेज आ सकते हैं, डिमांड स्टोरेज एलोकेशन आ सकते हैं, क्लाउड सर्विस आ सकते हैं। ठीक है, जितने टाइम सर्विस आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से आप चार्जेस आप पे करते हैं। अगर आप 1 आवर यूज़ करते हैं उसके हिसाब से आप चार्जेस पे करेंगे क्लाउड सर्विस यूजेज को। जितने टाइम आप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसे जो है कि पे करने पड़ेंगे। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑनरशिप्स होती हैं, TCO स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप्स है। ये क्या होती है, इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग, इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर परफॉर्म IT टास्क ऑर्गेनाइजेशन। TCO टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप्स जो ये इंक्लूड होती है आपके जो सिस्टम है या आपके IT रिसोर्सेज हैं उनको एक्वायर करना, उनको इंस्टॉल करना, उनकी मेंटेनेंस करना, उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चेक एंड बैलेंस करना। जितने भी आपका IT रिसोर्सेज जो हैं परफॉर्म हो रहे हैं टास्क जो ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब को चेक एंड बैलेंस करना, ये किसका काम होता है, ये TCO का होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप्स कहलाती है। ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और इसमें आपके पास आ सकता है अप फ्रंट कास्ट जो है हार्डवेयर लाइसेंसिंग लेबर टोटल अप फ्रंट कास्ट होती हैं। क्लाउड की देख लेनी है और ऑन प्रीमाइज एनवायरनमेंट की कितनी है, हार्डवेयर की 0 है, इसकी लाइसेंसिंग 0 है, इसकी जो कि 40,000 है, और इसकी आप हिसाब देख के इसको टोटल करेंगे तो ये इतनी बन जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपने एक दफ़ा देख लेनी है और ये टेबल भी आपने एक दफ़ा देख लेना है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। क्लाउड मैनेजमेंट कंसिडरेशंस क्या होती हैं, ये आपने जस्ट इनके नेम मेमोराइज़ करने हैं, बाकी इतनी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आपने 3-4 जो पॉइंट्स में से मेमोराइज़ कर लेने हैं। और 158 में केस स्टडी होती है, इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो कि आपको जस्ट एज MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इंस्टेंस नेम्स है, कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम है, पे पर यूज़ अर्ली रेट है, जो आप 1 घंटे में यूज़ करते हैं जितना उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है और इसमें इतना नहीं है। और 152 में हम देख लेते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें QoS मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैंड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस है, ये एक्सप्रेस को किन किन चीज़ों को करती है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अवेलेबिलिटी आ सकती है और रिलायबिलिटी है, परफॉर्मेंस, स्केबिलिटी एंड रेजिलेंसी है। और ये चीज़ें मैं आपको एक दफ़ा अवेलेबिलिटी है मीन कि आपका जो सिस्टम है वो अवेलेबल है 24/7, जिस टाइम मर्जी हम एक्सेस करना चाहे। रिलायबल है, आपका जो सिस्टम है वो क्या रिलायबल है कि हम इजीली जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई जो कि उसमें फेलियर वगैरह तो नहीं आ सकता। परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस भी है कि जब आप जो भी डाटा को डिलीवर करते हैं वो इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता प्रोसेसिंग में। स्केबिलिटी जो होती है, कैपेसिटी है उसकी कितनी है, फ्लक्चुएशन कितनी है कि हमारा जो डाटा कितना फ्लेक्सिबली हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रेजिलेंसी मीन दैट कि हमारा जो डाटा है वो अगर एक दफ़ा फेल हो सकता है, क्या हम उसको जो है कि रिकवर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप मेमोराइज़ करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम मॉड्यूल नंबर 160 में मूव ऑन होते हैं। ये चीज़ें आपने जो कि नेक्स्ट मेमोराइज़ करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और इनके डिफरेंस के लिहाज से और MCQs के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अवेलेबिलिटी क्या होती है? अवेलेबिलिटी में हमारे पास जो वैल्यू होती है परसेंटेज अप टू ये 100% होती है। और मेजर हम क्या किस में करते हैं? टोटल अप टाइम, ये टोटल टाइम में करते हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं? आस पास एहसास होते हैं। और एग्जांपल इसमें क्या कीजिए 95.5% जो कि मिनिमम ये यूज़ करती हैं। और डाउन टाइम में ड्यूरेशन क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि इसका जो ड्यूरेशन होता है आउटेज जो है वो कवर कर लेते हैं। और हम इसको मेजर कर सकते हैं जब भी कोई इवेंट वगैरह अकर हो सकता है। और ये किन की चीज़ों पे अप्लाई होता है? आई आस में पास और सास में होता है। ये चीज़ें दोनों सेम है इसके पॉइंट्स। और इसके बाद हम इसके एग्जांपल क्या है कि 1 आवर मैक्सिमम 50 मिनट पर इसकी एवरेज होती है। और 161 में हम देखते हैं कि इसके सर्विस रिलायबिलिटी मैट्रिसेस कौन से हैं। रिलायबिलिटी मीन कि हमारा डाटा कितना रिलायबल है, हम उसको बेच सकते हैं। मीन टाइम बिटवीन फेलियर मैट्रिक कौन कौन से आ सकते हैं? इसमें मेजर एज नॉर्मल ऑपरेशन ड्यूरेशन है, मेजर एज मंथली एंड ईयरली हम कर सकते हैं। इसको मेजरली हम चेक कर सकते हैं, मंथली के हिसाब से भी कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं। और ये एप्लीकेबल किसके ऊपर जो है आस एंड पास में है। और इसकी जो कोई ड्यूरेशन कितनी होती है? मिनिमम ये 90 डेज़ होती है। सर्विस रिलायबिलिटी की क्या है? ये हम क्या इसको मेजर कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं। और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये जैसास के ऊपर है। और ये मिनिमम कितना है? 99.5% है। और 162 के अंदर हमारे पास सर्विस है, परफॉर्मेंस है। सर्विस परफॉर्मेंस में हमारे पास मेजर जो रिस्पेक्टिव इसकी कैपेसिटी मैट्रिक्स है कौन से? नेटवर्क कैपेसिटी मैट्रिक्स है। मेजर एज बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट इन बिट्स पर सेकंड किस में होती है? बिट्स पर सेकंड में होती है। स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटी मैट्रिक्स ये हम किस में कर सकते हैं? जीबी में, गीगा बिट्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं। और वीएम कैपेसिटी जो है इसको हम किस में कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है? गीगाहर्ट्ज़ होती है। और नंबर क्या होती है? सीपीयू। और रैम जो होती है इसका साइज़ किस में होता है? जीबी में होता है। स्टोरेज की साइज़ क्या होता है? इसका जीबी में होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और इसके बाद वेब एप्लीकेशन कैपेसिटी मैट्रिक है द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट प्रोसेस इन अ मिनट। हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आती है वो 1 मिनट में कितनी रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है। फॉर जब एप्लीकेशन 2 सास होती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 163 है, सर्विस स्केलेबिलिटी मैट्रिक्स है। स्टोरेज स्केलेबिलिटी है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है। मेजर किस्म की दी जाती है, जीबी में है। और ये एप्लीकेबल है आस पास एहसास में होती है। और इसकी मैक्सिमम जो कि स्केलिंग जो कि ऑटोमेटिक कितनी होती है? 1000 जीबी होती है। और सर्वर स्केलेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, ये एप्लीकेबल किस में होता है? आस है पास में होता है। और ये इसकी ऑटोमेटिक जो है स्केलिंग की जाती है, ये अप टू 1 वर्चुअल मशीन मिनिमम, अप टू 10 वर्चुअल मशीन मैक्सिमम में की जाती है। ठीक है, मिनिमम कितने में? 1 में और मैक्सिमम 10 में की जाती है। सर्वर स्केलेबिलिटी की बात करते हैं वर्टिकली, तो ये हमारे पास एप्लीकेबल किन किन पे होती है? ये आस और पास में होती है। और 256 की और मैक्सिमम होती है। और 256 जो जीबी जो है कि और रैम में हमारे पास की जाती है। इसमें 164 मॉड्यूल का हम जब बात करते हैं, ये कैन बी अप्लाइड ओवर द 3 फेजेज। किसके ऊपर होते हैं? 3 फेजेज में। फर्स्ट है डिज़ाइन फेजेज, ऑपरेशनल फेजेज एंड रिकवरी फेज। इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन फेज क्या होता है? टू एवेल्युएट द प्रिपरेशन एवर सिस्टम एंड सर्विस टू कोप विद द नो चैलेंजिंग। जो हम जो सिस्टम या फेज जो होता है उनको डिज़ाइन करना। ऑपरेशनल में हम जो कि उसके जो सर्विस लेवल होते हैं उनको के जो डिफरेंस होते हैं उनको मेजर करते हैं। रिकवरी में हम क्या करते हैं कि उनका जो मेजर दी रेट एट विच एन आईटी रिसोर्स रिकवर फ्रॉम डाउन टाइम। हमारे पास रिकवरी टाइम वो होता है कि जब हमारे पास फेलियर आ जाता है, डाउन टाइम स्टार्ट होता है, तो हम जो कि उसको कितने टाइम में उसको रिकवर कर लेते हैं, उस फेलियर को सही कर लेते हैं, बाग्स वगैरह को सही करते हैं, उसको हम कहते हैं रिकवरी फेज़ कहते हैं। और MTSO स्टैंड फॉर क्या होता है कि मीन टाइम टू स्विच ओवर होता है, मैट्रिक होता है। इसकी डेफिनेशन हम अगर देखते हैं, ये कहते हैं दैट the times to which our replicated instance from after the failure of virtual machine होता है। measure in term of time from time failure क्या कहते हैं? इसका काम होता है कि फेलियर से रिकवर में जब हम जाते हैं, फेलियर जब स्टार्ट होता है उसको हम रिकवर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम इसका होता है दरकार, ये हम देखते हैं। ये एप्लीकेबल किस में होता है? आस एंड पास में होता है। और इसका जो कि एवरी टाइम मिनिमम जो है कि भी हमारे पास होता है कि 12 मिनट्स होते हैं। और MTSR जो होता है मीन टाइम सिस्टम रिकवरी होता है, द टाइम एक्सपेक्टेड आफ्टर रेजिलिएंट सिस्टम्स टू परफॉर्म कंप्लीट रिकवरी फ्राम विच। ये क्या कहता है कि ये टोटल टाइम लेता है हमारे पास जो फेलियर होता है VM स्टैंड फॉर वर्चुअल मशीन का फेलियर जो होता है उसको कंप्लीट होने के लिए, रिकवर डाटा होने के लिए कितना जो टाइम उसमें हम परफॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं। और ये हमारे पास टोटल जो टाइम स्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग रिकवरी आवर टोटल टाइम में। और मेजर किस में किया जाता है? इसमें हम कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं और ईयर भी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन जो एप्लीकेबल होता है तीनों में होता है, आस पास एहसास में होता है। और इसका 100 मिनट्स एवरेज होता है।
इसके बाद सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स एंड SLA गाइडिंग है। इसमें हम देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। मैपिंग ऑफ टेस्ट केस टू SLA, ऐसा ये टेस्ट हम इसमें करते हैं, कोई इशू वगैरह आ जाता है उसको रिजॉल्व करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द अंडर स्कोप ऑफ SLA, यूज़र को चेक करना चाहिए कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं यूज़ से पहले क्या क्या उसमें ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या क्या डिज़ास्टर आ सकते हैं, क्या क्या उसमें फेलियर आ सकते हैं, ये चीज़ें इसमें आती हैं। डॉक्यूमेंटिंग द गारंटी क्या होती है, जो हमारे पास सर्विस एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जहाँ पे हम A to Z सब चीज़ें जो है कि नोट डाउन करते हैं, तो वो चीज़ें हम उसमें जो कि लिखनी चाहिए, डॉक्यूमेंटिंग करनी चाहिए। इस सॉफ्टवेयर में ये इसकी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम इसमें जो है कि आ सकती हैं या हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम डॉक्यूमेंटिंग में डॉक्यूमेंटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ है आप लेते हैं उसको जो कि डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसको वहाँ पे आज चीज़ें आप लिख लेते हैं, ये चीज़ें इसमें हैं और ये चीज़ें क्वालिटी इसमें हैं या ये ड्रॉबैक्स हैं। डिफाइनिंग पेनल्टीज़, जो प्रोवाइडर है उसने जो गारंटी दी है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। SLA मॉनिटरिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट पार्टी है, जिसमें हम थर्ड पार्टी जो है मॉनिटर जो हम उसको हायर करते हैं ताकि वो हमारे जो सॉफ्टवेयर को चेक करें, उसमें कोई डाउट्स या उसमें कोई एरर वगैरह जो है वो उसको बता सके और हमारे डाउट्स क्लियर कर सके। SLA मॉनिटरिंग डाटा आर्चीव्स क्या होते हैं, यूज़र को जो डाटा जो क्लाउड से रिमूव कर देना चाहिए अगर वो क्वाइट रहता है। अचीव का मतलब होता है जो चीज़ आप हाइड कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ें इसमें कहलाती हैं। क्लाउड सिमुलेटर क्या होते हैं, क्लाउड सिम इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये इस डाटा को जो हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करवाते हैं, पहले हम उसको चेक करना, हम जो कि मोस्टली जो डाटा जो कि डायरेक्टली बस इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, उससे पहले हमें क्या करनी है, हमने डाटा को चेक करना चाहिए उसमें कोई बग्स तो नहीं है, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, जिसको हम कहते हैं क्लाउड सिम इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये चीज़ें आपने बाकी आपको थ्योरी है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्लाउड सिम रिक्वायर क्या करती है, ठीक है, ये चीज़ आप देख लेनी है कि सन जावा 8 और न्यूअर वेरिएंट हमारे पास ये करती है रिक्वायर। 167 है क्लाउड सिम एग्जांपल है। द वर्कलोड यूनिट इस कॉल्ड, ये क्या कहलाती है, क्लाउड लेट कहलाती है। मशीन पे जो चलेगा उसको क्या कहते हैं, क्लाउड लेट। इंपॉर्टेंट, और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, देयर इज़ अ ब्लैंक एंटिटी विच गेट्स द क्लाउडलेस एग्जीक्यूट ऑन डाटा सेंटर जस्ट इन अ रियल लाइफ सिनेरियो, ये क्या कहलाता है, ब्रोकर है। और सर्विसेज नेम एज ब्लैंक कंटेन द रजिस्ट्री ऑफ द डाटा सेंटर, ये क्या कहते हैं, CIS स्टैंड फॉर क्लाउड इंफॉर्मेशन सर्विस। उसके बाद आपके पास ईच वर्चुअल मशीन कैन हैव मल्टीपल क्लाउडलेस स्केड्यूल ओवर इट, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये आपने इसके जो एलोकेशन जो पॉइंट्स है ये याद रखने हैं कि VM एलोकेशन पॉलिसी है, VM स्केड्यूल पॉलिसी है और क्लाउड लेट स्केड्यूल पॉलिसी है। इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये चीज़ें आपने मेमोराइज रखनी है। और इसके बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिक्स क्या आ सकते हैं इसमें, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन इट इज़ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन ऑर्गेनाइज एंड एनालिसिस डाटा होता है। प्राइवेसी वो होती है कि आपके पास जो भी डाटा होता है उसको आप जो कि किसी थर्ड पार्टी से या इंट्रूडर से प्रिवेंट करने के लिए आपको उसके ऊपर सिक्योरिटी या कोई पासवर्ड वगैरह अप्लाई जो कि आप इम्प्लीमेंट करवाते हैं ताकि कोई थर्ड पर्सन उसको जो है कि आपके डाटा को गेट ना कर सके। EU स्टैंड फॉर यूरोपियन यूनियन डेफिनेशन ऑफ पर्सनल डाटा है। पर्सनल डाटा का ये मतलब है आपके पास जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी पिक्स है, वीडियो है, पिक्चर है, डाटा है, इमेजेस है, ऑडियो A to Z जितनी भी चीज़ें आपके पास डाटा है उसको किसी भी इंट्रूडर या थर्ड पार्टी से जो कि महफूज रखने के लिए, सेफ़ रखने के आप उसके अंदर जो कि प्राइवेसी इम्प्लीमेंट कर, जिससे आपका मोबाइल है आपके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता, आप उसमें जो कि पासवर्ड एंटर कर देते हैं। यूरोपियन कमीशन डायरेक्टिव जो कि 95/46 EC ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट एंड ऑफ द काउंसिल ऑफ 20 अक्टूबर 95 में जो कि प्रोटेक्शन के हिसाब के अबाउट जो है कि आपने उन्होंने फ्री जो मूवमेंट जो है कि वो जो कि आगाज़ किया था उसका। द की टर्मिनोलॉजी ऑफ प्राइवेसी की टर्मिनोलॉजी कौन सी इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन है। डाटा कंट्रोलर है, डाटा प्रोसेसर है और डाटा सब्जेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो नाम याद रख लेने हैं। CIA इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है कि स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी इसमें होता है, ठीक है। ये थोड़े से वर्ड जो है कि एक्सपर्ट से हैं तो इस तरह। उसके बाद आपके पास आपका जो डाटा कितना कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए, 1% जो है उस चीज़ को जस्ट एक्सेस कर सके, उसको रीड कर सके, ये हमारे पास होता है कॉन्फिडेंशियल डाटा हमारे पास है। इंटीग्रिटी इट्स मीन दैट आपका जो डाटा है वो ऑथराइज है, जो आपके पास जो पर्सन है डाटा को एक्सेस कर क्या वो ऑथराइज पर्सन है ताकि वो आपके डाटा को जो कि स्टील ना कर सके, उसको डिलीट ना कर सके, ये सब चीज़ें इसमें देख। अवेलेबिलिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी का मीन दैट कि आपका जो सिस्टम है क्या वो जो इन्फॉर्मेशन आप कट करना चाहते हैं क्या वो आपका सिस्टम इतना अवेलेबल है कि आप
एनी टाइम इजली जो है कि उस डाटा को गेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या होती हैं, जो प्रूविंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूज़र थ्रू लॉगिंग एंड पासवर्ड। जिस तरह आप LMS ओपन करते हैं, आप जो कि अगर ऑथेंटिक होते हैं, आप अपनी ID देते हैं, पासवर्ड देते हैं, दैन लॉग इन हो सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन अगर आपकी ID का पता, उसको पासवर्ड नहीं पता, वो जो कि लॉग इन नहीं कर सकते। ऑथराइजेशन क्या होता है, आप वेरिफिकेशन ऑफ द एक्सेस राइट ऑफ एन अनऑथेंटिक यूज़र। आप इसकी जो कि वेरिफिकेशन करवाते हैं कि क्या ये पर्सन वही है, ऑथेंटिक पर्सन है या कोई अनऑथराइज तो नहीं है। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट क्या होता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इज द साइकोलॉजी स्टेट कंप्राइजिंग ऑफ इंटेंशंस टू एक्सेप्ट द रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन ऑफ एंटिटी। टू द पॉइंट ये है कि आप जो कि ट्रस्ट होना चाहिए कि ये जो कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऊपर जो कि ये सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये आपके 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई आपका डाटा को लीक तो नहीं होगा, कोई थर्ड पर्सन को एक्सेस तो नहीं करेगा। और ट्रस्ट हैज़ 2 टाइप, ट्रस्ट आपका 2 टाइप्स के ऊपर होता है। इंपॉर्टेंट MCQ 3 मार्क्स और हार्ड ट्रस्ट होता है, सॉफ्ट ट्रस्ट होता है। हार्ड ट्रस्ट क्या होता है, हार्ड ट्रस्ट होता है कि आप क्या कहते हैं कि जो इसको सेकंड में मेजर के एग्जिस्टिंग को रिक्वायर करना पड़ता है। दैन हार्ड ट्रस्ट रिक्वायर द यूजेज ऑफ सिक्योरिटी ओरिएंटेड एस्पेक्ट विद सच ऑथेंटिकेशन एन्क्रिप्शन। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी होती है उसकी जो मेजरमेंट की एग्जिस्टिंग को रिक्वायर करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो हार्ड ट्रस्ट है वो आएगा यूज़र पे। सॉफ्ट ट्रस्ट क्या होता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी के अलावा दूसरे जो फिनोमेना हैं वो अगर उसके अंदर मौजूद होते हैं तो वो आपका जो है कि सॉफ्ट ट्रस्ट कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी कहलाती है। द ट्रस्ट इन क्लाउड कंप्यूटर इज़ 2 टाइप। आपको जो ट्रस्ट है कंप्यूटर के ऊपर वो 2 टाइप की वजह से अनास होता है। एक तो आपका जो परसिस्टेंट ट्रस्ट होता है, मीन दैट जो लॉन्ग टाइम आगे मूव हो, ये ना हो कि आप उसमें ट्रस्ट करें 1 मंथ बाद, कुछ वीक बाद या ईयर बाद जो कि आपको वो ट्रस्ट जो कि वो ब्रेक कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो परसिस्टेंट ट्रस्ट होना चाहिए। एक आपको पता है डायनामिक ट्रस्ट जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मीन दैट बस आपको बता देते हैं कि आप ये जो हमारा जो है यहाँ पे एक्सेस करें, डाटा रखें या इस तरह कुछ करें, तो वो कुछ टाइम बाद वो आपका जो डाटा है वो स्टील कर लें, तो ये आपका शॉर्ट टाइम है। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपका डाटा इनक्रिप्ट होता है, कोई थर्ड पर्सन उसको नहीं देखते, आप लॉन्ग टाइम उसके साथ जो कि ट्रस्ट लेकर आप मूव ऑन होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है क्रिप्टोग्राफी। क्या होती है क्रिप्टोग्राफी, जो कि आपकी कम्युनिकेशन इस तरह से आपके अंदर नीचे की जाए कि इंट्रूडर को पता ना लग सके कि ये जो इस टेक्स्ट का मीन क्या है, आप जो कि इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट वे में आप उसको रिप्रेजेंट करें। आपका जो SMS है इस तरह से आप लिखें जो कि थर्ड जो पर्सन है अगर वो उसको रीड आउट करे तो वो उसको एक्चुअल मीनिंग उसको समझ ना आए कि आपका जो मैसेज करने का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, आप इस तरह से मैसेज को अगर मूव ऑन करते हैं या सेंड करते हैं तो ये आपका क्रिप्टोग्राफी कहता है। इसके बाद आपके पास है क्रिप्टोग्राफी है, डाटा फॉर्मेट आप चेंज करके आगे अगर सेंड करेंगे तो आपके पास जो SMS है वो थर्ड पर्सन उसको रीड आउट नहीं कर। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी के प्राइमरी फंक्शन कौन से इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी है, ऑथेंटिकेशन है, इंटीग्रिटी है, नॉन रिप्रोड्यूशन है, एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टोग्राफी की है वो फार्मल जिससे सेंडर को जो डाटा को एनक्रिप्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टो की कहते हैं। अच्छा, ये मॉड्यूल नंबर 173 है, ऑथेंटिकेशन एक्सेस। ऑथेंटिकेशन क्या है, पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। अब जिस तरह आप व्हाट्सएप बनाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, A to Z कुछ भी आप वेबसाइट जो कि आप एप्लीकेशन बनाते हैं उस पर लॉग इन होते हैं तो आपके कहते हैं अपना नंबर ईमेल इंटर करते हैं, उसके लिए आपके पास जो है कि पिन आता है। अगर आप वो पिन इंटर करते हैं दैन आप जो कि उसको लॉग इन कर सकते, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है। समटाइम द यूज़र प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, स्मार्ट कार्ड, फिजिकल कार्ड आल्सो कॉल्ड टोकन। ये चीज़ें जिनके थ्रू यूज़र अपने आप को ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपके पास जो फिजिकल कीज़ होती हैं, स्मार्ट कार्ड होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होते हैं, आप ATM में जाते हैं, अगर आप ऑथेंटिक पर्सन हैं आपको पता होगा कि आपका इस जो ATM कार्ड का जो कि पासवर्ड के आप पासवर्ड लगाएंगे दैन ही आप जो कि वहाँ से जो कि विड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये आपके ऑथेंटिकेशन के इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, और ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है जस्ट आपने एक दफ़ा गो थ्रू। इसमें ये होता है कि आप इंडिविजुअली बायोमेट्रिक के थ्रू भी अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि आप ऑथेंटिक पर्सन है, फिंगरप्रिंट के थ्रू आप करवा सकते हैं, फेस स्कैन के थ्रू करवा सकते हैं। और 174 में मेलवेयर और मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, एडवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर जितने भी ये सॉफ्टवेयर आपके पास लिखे हुए हैं ना, मैं अगर यहाँ पे करवाया तो आप वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता जो कि गाइडेंस प्रोवाइड, ये जो जितनी भी आपके पास सॉफ्टवेयर हैं ये आपने देख लेने, इनकी डेफिनेशन देख लेनी है, इनका वर्किंग क्या होती है, जस्ट आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना है। ठीक है, ये जितनी भी सॉफ्टवेयर ये आपके कंप्यूटर, आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल है, आपके डाटा पर्सनल डाटा को स्टील करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जस्ट आपने देख लेना है इनको। डास ट्रांसफ़र क्या होता है,
डैनियल ऑफ सर्विस होता है कि जो बहुत सारे यूज़र को आप वायरस अगर स्प्रेड कर देते हैं तो ये आपके पास अटैक जो आ सकता है। कंप्यूटर इमरजेंसी रीडनेस टीम जो है यूज़र जो आपके पास होती है, ये क्या है, डिग्रेडेशंस इन नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी टू रीच और वेबसाइट्स है हायर दैन यूजुअल वॉल्यूम ऑफ स्पैम ईमेल है। ये चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। और इसके बाद आपके पास इंट्रूजन डिटेक्शन फायरवॉल है। IDS क्या होता है, IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। और ये इंट्रूडर क्या होता है, इंट्रूडर वो होता है कोई थर्ड पर्सन होता है, अनऑथराइज्ड पर्सन होता है जो कि आपके डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है। उसके बाद आपके पास आता है बफर ओवरफ्लो अटैकर्स क्या होते हैं, मल्टीपल प्रोसेस अगर आपके उस एक ही टाइम में रन हो रहे होते हैं उसकी जो अकरेंस हो रही होती है, अकर हो रहा होता है और यूज़र की तरफ से भी हो सकती है और वो जो बाई चांस भी जो परफॉर्म हो सकती है उसको हम क्या कहते हैं कि ये है। इसमें जो आपके पास जो अलाउ द अटैकर टू कंट्रोल टू क्रैश द प्रोसेस टू मॉडिफाई इंटरनल वेरिएबल, जो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा होता है एग्जीक्यूशन की हालत में अगर वो क्रैश कर जाता है तो बफर ओवरफ्लो या उसके जो पैरामीटर की वैल्यू होती है वो चेंज कर दे रन होना जो कि प्रोड्यूस होना हो जाते हैं जो आपके जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। टू द पॉइंट ये है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं एग्जीक्यूशन की हालत में अगर वो आपका जो कि क्रैश कर देता है तो वो बफर ओवरफ्लो जो कि कराता है, इसमें फिर आपकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। ओवरफ्लो डाटा क्या होता है, जो भी डाटा आप ओवरफ्लो कर रहे होते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ ओवरफ्लो की। इट्स मीन दैट ये देखें आपके पास एक गिलास है, राइट, मेरे पास ये एक गिलास है। अब क्या है कि ये गिलास मेरे पास है, इसमें मुझे पता है कि इसमें हाफ़ लीटर वाटर आ सकता है। अगर मैं इसे हाफ़ लीटर से अबव जो है मैं इसमें जो कि पानी डालूँगा इंसर्ट करूँगा तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो होना क्या हो जाएगा, वो जो यहाँ से जो है कि ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ओवरफ्लो डाटा क्या होता है, ओवरफ्लो डाटा मीन दैट कि एक आपकी लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा अगर आपका डाटा होगा वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वो आपकी मेमोरी से ओवरफ्लो होना स्टार्ट कर वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास है मॉड्यूल नंबर 180 है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्चुअलाइजेशन जो सिक्योरिटी है, VPA वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज़ है, ये भी प्लानिंग एंड इंस्टॉलेशन है। प्लानिंग क्या होता है, द पर्पस यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन एंड डाटा टू प्रोसेस ऑन सिस्टम में होता है। इंस्टॉलेशन द सिक्योरिटी मेजर शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेस से जो कि वो जो सिक्योरिटी जो मेजर करना स्टार्ट करते हैं आपकी इंस्टॉलेशन करते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास है SSI जो कि सिक्योरिटी जो है कि लेयर कौन सी होती है, ये ब्राउज़र या वेब के सर्टिफिकेट को वेरीफाई करती है, अथेंटिक है, सर्टिफिकेट वैलिड है स्टिल के नहीं। अच्छा, ये आपका ना जो SSI है ये बेसिकली ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके ब्राउज़र है या आपकी जो कि एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वो क्या कहती है, उनका जो सर्टिफिकेट उनको मिला होता है वो वेरीफाई करती है कि क्या ये वेबसाइट जो है इसका जो वेबसाइट का सर्टिफिकेट लीगल है, क्या ये वैलिड है, ये सारी जो चीज़ें ये चेक करना इस SSI का काम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी क्या आपने याद रख लेना, आइसोलेशन ऑफ ऑल गेस्ट OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मॉनिटरिंग ऑल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्नैपशॉट्स है। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। और बाकी इसमें आपने 181 में थ्रेट्स हैं, थ्रेट आपको पता है कि कौन कौन से आपके जो अटैक्स आपके सिस्टम पे आ सकते हैं, वल्नरेबिलिटी जो वीकनेस आ सकती हैं, रिस्क है आपके कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। अगर आप अपने पास किसी को बता देते हैं तो वो अगर इंट्रूडर पर्सन है वो आपके डाटा को जो कि स्टील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कि आ सकती है इसमें। ठीक है, और इसमें आपके पास 182 है थ्रेड एजेंट्स कौन से एनोनिमस जो आपके पास अटैकर्स होते हैं। क्लाउड के बहुत सारे इंटरनल जो फेमिलियर अगर आप नहीं होते क्लाउड में लॉगिन एंड पासवर्ड या डाटा जो आप दे रहे होते हैं, टू द पॉइंट आपने इसमें ये बात याद रखें कि ये आप ऐसे पर्सन होते हैं जिनको प्रिविलेज नहीं मिली होती आपके डाटा को गेट करने की। ये एनोनिमस अटैकर का मलिशियस सर्विस कौन से होते हैं, ये क्लाउड की इंटरनल जो ट्रैफिक को इंटरप्ट करते हैं। जब आपका डाटा फ्लो हो रहा होता है जा रहा होता है तो उसमें जो कि इंटरप्शन क्रिएट करते हैं कि ताकि आपको जो डाटा वो स्टील किया जा सके, इसको हम मलिशियस सर्वर एजेंट कहते हैं। ट्रस्ट अटैकर क्या होता है, जो आपके जो ट्रस्ट पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी आपका जो पर्सन है अगर वो आपके जो उसको जो प्रिविलेज मिली होती हैं आपकी सिस्टम की, वो वहाँ से डाटा जो कि वो अगर जो कि स्टील का ले उसको लीक कर दे, वो आपका ट्रस्टेड अटैकर कहता है। मलिशियस इनसाइडर का होता है ह्यूमन बेस है, ट्रेडर जो अप्लाई हो गया आपका यूज़र है जी, उस जिस चीज़ को जिसको सब चीज़ों का पता होता है वो आपके लिए जो कि हार्मफुल होता है। इसलिए आपके जो एम्प्लॉई है या जो भी सिस्टम का वर्क करने वाला है
उसको आप जैसे उतनी प्रिविलेज दें जितनी उसको नीड हो। उससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो माइट भी कि वो आपके रिहान पर हो, वो आपके जो सिस्टम के जितने भी पर्सनल डाटा उसको जो है कि आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद लेक्चर नंबर 35 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने देख लेना है कि पॉसिबल अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एनी वन और मोर ऑफ फॉलोइंग कौन से कंप्यूटर सिस्टम है, ईमेल अकाउंट है जो जहाँ जहाँ से आपका डाटा अनऑथराइज जो है कि एक्सेस हो सकता है। वेबसाइट है, पर्सनल डिटेल्स है, वायरसेस है, मेलवेयर के थ्रू भी हो सकता है। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर आ सकती है। इसमें इशू बाय सर्टिफिकेट ऑथराइज CA में होता है कि आपका जो ब्राउज़र है, वेबसाइट है, क्या वो जो सर्टिफिकेट पास करती हैं कि क्या आपका जो ये वेबसाइट है, ब्राउज़र है, कि ये वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद आपके पास आ सकते हैं कि वायरलेस सिक्योरिटी क्या होती है। वायरलेस सिक्योरिटी नेट सिक्योरिटी अप्लाई वायरलेस नेटवर्क साइड इज आल्सो नोन एज वायरलेस सिक्योरिटी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने मेमोराइज रखनी 1 मार्क्स की MCQs के लिहाज से और डेफिनेशन के। उसके बाद आपके पास है WEP स्टैंड फॉर वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी होती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ 802.11 है। यूज़र RC4 स्टैंडर्ड जनरेट इंस्क्रिप्शन करता है और ये लॉट ऑफ सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं इसमें जो आ सकते हैं। इसको वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस क्या होते हैं। यूज़र एनहांस RC4 जो टेम्पोरल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल और TCP इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। बैकवर्ड कंपेटेबल होता है विद WEP में होता है। और वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस टू भी ये देख लेना है कि ये स्टैंडर्डाइज किसी हुई है, IEEE से हुई है। और ये इसका जो आपने ये भी याद रखना है सक्सेसर कौन सा है, और ये चीज़ें आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट MCQs AES क्या होता है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। CCMP क्या होता है कि चेंजिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद आपके पास डाटा इंक्रिप्शन का होता है। इंक्रिप्शन ये होता है कि जब भी डाटा आप जब सपोज़ आप व्हाट्सएप से एक अपने फ्रेंड को SMS भेजते हैं तो क्या होता है कि आपका डाटा जो इनक्रिप्ट होकर वहाँ पे जाता है। जब आपके पास फ्रेंड के पास पहुँचता है फिर वो वहाँ से फिर डिक्रिप्ट होता है, फिर ओरिजिनल फार्म में आ जाता है। इसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट का होता है कि नंबर वर्ड वगैरह की फॉर्म में आप टेक्स्ट आपका हो सकता है। डाटा बाय डिफ़ॉल्ट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। आपको जो डाटा है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हो सकता है। इंक्रिप्शन का आपको साइफर एल्गोरिथम यूज फॉर इंक्रिप्शन इस कार्ड। ये साइफर का इंपॉर्टेंट स्क्यूज है। इंक्रिप्टेड टेक्स्ट आल्सो कार्ड क्या कहता है, साइफर टेक्स्ट कहलाता है। और इंक्रिप्शन प्रोसेस यूजर किस में होता है, इंक्रिप्शन की में होता है। ठीक है, इंक्रिप्शन की जो काउंटिंग है जो हेल्प्स होती हैं वो देख लेनी है। ट्रैफिक एविस ड्रॉपिंग्स होती हैं, मलिशियस होते हैं, इनसफिशिएंट्स होते हैं, ओवरलैपिंग होती है, ये चीज़ें। उसके बाद सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है, इट इज़ यूज सिंगल की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन आल्सो नाउन एज। इसको हम क्या कहते हैं, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती हैं, यूज टू डिफरेंट टू की प्राइवेट एंड पब्लिक की पेयर। इसमें हम क्या कहते हैं, 2 डिफरेंट की यूज़ करते हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। और इनको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये 2 जो कि टाइप्स इसकी बेसिक इंक्रिप्शन की। 184 में हैशिंग क्या होती है। हैशिंग जब भी हम SMS में जितने टेक्स्ट है हमारे पास होते हैं उसमें हम एक जो नंबर या उसमें कोड जनरेट करना होता है। SMS में चेंजिंग जो आती है वो कोड जो चेंज हो जाता है इसमें। ठीक है, ये हैशिंग का काम होता है। हैशिंग कोड और मैसेज जस्ट फ्रॉम मैसेज, आप इसमें एक नंबर ऐड कर देते हैं, आपको जो कोड चेंज हो जाता है। डिजिटल सिग्नेचर का डिजिटल SMS या कमेंट्स जो होते हैं आपके इंटीग्रेट में चेंज जो आपके पास जो चेंज नहीं होते, दूसरे ऑथेंटिकेशन यूज़र ने जो शायद आपके पास जो किए होते हैं इंश्योर करने के लिए कि आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप यूज़ करते हैं ताकि आप देख सकें किसी और पर्सन ने आपके जो SMS को वगैरह को कोई चेंज वगैरह तो नहीं किया। और इसका आप देख लें कि इट इज़ अ मैकेनिज्म वेरीफाइंग द ऑथेंटिकेट इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल कमेंट। आप देख सकते हैं कि आपका जो वेरीफाई करते हैं कि आपको जो मैसेज या सॉफ्टवेयर है या डिजिटल कमेंट है वो क्या वेरीफाई करते हैं कि वो क्या ऑथेंटिक है या उसमें कोई चेंजिंग वगैरह तो नहीं हुई। 84 में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की उसको जो बाकायदा तौर पर रन करने के लिए हम इसको मैनेज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपने देख लेनी, मैंने आपको प्रीवियस बता दी है। और 86 में आपका क्या होता है कि IAM में स्टैंड फॉर इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफाई एक्सेस मैनेजमेंट होती है। इट यूज़र की प्रिविलेज को मैनेज करता है। जो लॉगिन करते हैं वो ही जस्ट लॉगिन कर सकते हैं जो ऑथेंटिक पर्सन होते हैं। इसमें आपको ऑथेंटिकेशन आ जाती है, ऑथराइजेशन आ जाती है, यूज़र मैनेजमेंट आ सकती है, लीगल जो पर्सन होता है वो एक्सेस कर सकता है ऑथेंटिकेशन में। क्रीडेंशियल मैनेजमेंट आ सकती है कि जो उसका कंट्रोल जो होता है वो किसी पर्सन के पास होता है क्रीडेंशियल। अच्छा, साइन ऑन क्या होता है, एक ही जगह साइन इन एंड लॉग इन अगर आप करते हैं तो आपको क्या करते हैं कि अगेन एंड अगेन ऑथेंटिकेशन की नीड नहीं होती। लेट्स सपोज अगर आप ईमेल का अकाउंट बनाते हैं, आपको आपकी ईमेल का पासवर्ड ही पता है, आपको ईमेल का पता, अगर आप उसको डिफरेंट डिवाइस में भी अगर लॉग इन करना चाहते हैं आपको ये नहीं होगा कि आप अगेन एंड अगेन अकाउंट बनाना पड़ा, आप वही उस अकाउंट को आप डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर भी लॉग इन कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सिंगल साइन ऑन कहते हैं।
मैंने बाय मिस्टेक पढ़ लिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल साइन ऑन। ओके वेल, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं 187 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्डनेड वर्चुअल सर्वर में क्या होते हैं, अनवांटेड जो कंपोनेंट हम इसमें से निकाल देते हैं सॉफ्टवेयर से, वो चीज़ें जो बच जाती है जो सिर्फ हमें पता होती है कि कोई थर्ड पर्सन को उसके अबाउट फैमिली नहीं होता। अच्छा, लेसन नंबर हम आज आ जाते हैं 37 में। इसमें हमारे पास 188 लैक ऑफ यूज़र कंट्रोल का होते हैं। एक जो होते हैं उनके ओनरशिप या कंट्रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है, एक्सेस एंड ट्रांसपेरेंसी की वजह हो सकती है। आपको जो सिक्योरिटी सर्वर जो यूज़ कर रहे होते हैं वो अगर आप रीड नहीं करते उसकी वजह से आ सकता है। कंट्रोल ओवर डाटा लाइफ साइकिल होता है। अपने जो डाटा आप अपना जो डाटा है आप The cloud user can't be confirmed that the data deleted by the user is actually been deleted। आज जो क्लाउड सर्वर होता है वो कंफर्म नहीं कर सकता कि जो यूज़र है उसने परमानेंटली जो डाटा है वो डेलीट कर दिया है कि नहीं। चेंजिंग प्रोवाइडर है, चेंजिंग प्रोवाइडर, उसके बाद नोटिफिकेशन है।